नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। देश में एक तरफ जहां कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं कोरोना को लेकर समाज का दूसरा चेहरा भी सामने आ रहा है, जो भय और अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है। कोरोना को लेकर डर इतना ज्यादा है कि कोरोना संक्रमितों के शव तक नहीं दफनाने दिए जा रहे। डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों से मकान खाली करवाने की लगातार खबरें मिल रही हैं, उन पर हमले की भी शिकायत आ रही है। हालात ये हैं कि कोरोना से ठीक हुए लोगों के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा। कोरोना से डर का आलम यह है कि कई जगह तो लोगों ने खुद को संदिग्ध मानकर खुदकुशी तक कर ली है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कोरोना को लेकर लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे? लोगों की साइंटिफिक अप्रोच क्यों नहीं है? किस बात का डर है जिससे वो अमानवीय तक होते जा रहे हैं? आखिर इस भय और अंधविश्वास का हल क्या है? इन्हीं तमाम सवालों पर अगले आधे घंटे हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी, नेशनल मूवमेंट फ्रंट के कन्वेनर और देशबंधु कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सौरभ वाजपेयी, सेंट स्टीफन हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक्स हैं हमारे साथ डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज, और स्वराज एक्सप्रेस के न्यूज एडिटर विप्लव राही भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले हरजीत जी, आपसे ही इसकी शुरुआत करते हैं। चेन्नई में क्रिश्चियन डॉक्टर के साथ जो हुआ, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया गया, पथराव हुआ, वहां पर लाठी लेकर लोग आ गए। हाईकोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि अरे भाई, ये तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये कैसी स्थिति पर हम आ गए हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोविड-19 से मर रहा है, उसका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दे रहे। प्रशासन को, पुलिस को, कोर्ट को आना पड़ रहा है। जी, ये तो बहुत दुखद है कि हमें जो है अगर एक डॉक्टर जो है अपनी सेवा देते हुए, लोगों को सेवा देते हुए उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद उसके लास्ट राइट्स के लिए भी जो है कोर्ट को आना पड़ता है। लेकिन इसके एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, स्टिग्मास हैं, जो लोगों तक अच्छे से अवेयरनेस नहीं पहुंच रही है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इसका जो वायरस का स्प्रेड है, वो अभी उसका स्प्रेड सिर्फ जहां तो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, नहीं तो इनडायरेक्ट कांटेक्ट से उसके चांसेस बहुत कम हैं। और डब्ल्यूएचओ ने, उसके अलावा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसके ऊपर इवन मतलब प्रिंटेड फॉर्म में पेपर्स हैं जो साफ बताते हैं कि डेड बॉडी से इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो बहुत कम है। और अगर अच्छे से जो अपने अगर हाथ वाथ धोए जाएं और बॉडी को जो है अगर उसको भी अच्छे से वो रैप करके देते हैं प्लास्टिक बॉडी में, उसके ऊपर से शीट में रैप्ड होता है, तो उसके बाद उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। ये डब्ल्यूएचओ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सब बड़े अच्छे से बहुत पहले इवन मार्च में ही इसके बारे में बता चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि लोगों को इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन है, उन तक लोगों तक बात पहुंच नहीं रही है, वो इस चक्कर में वो अब लोग जो डॉक्टर्स की बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है, उसको ही इन्फेक्शन का सोर्स समझ रहे हैं। और वो उनको ये लगता है कि उसके बाद अगर ये यहाँ पे लास्ट राइट्स इनके होंगे तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा जो शवगृह है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। और ये समस्या बहुत बड़ी हो गई है, इसीलिए चर्चा करना बेहद जरूरी है। सौरभ वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ वाजपेयी जी, इस तरीके के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ चेन्नई की बात नहीं रह गई है। मेघालय में 36 घंटे तक डॉक्टर का शव यूं ही पड़ा रहा। वो डॉक्टर जो कोविड-19 के पेशेंट्स की जान बचाते बचाते खुद मर गया, उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाता है। गोल्डन टेम्पल के पूर्व रागी निर्मल सिंह का जो शव था, वो उनके गांव में एंट्री नहीं मिलती, उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया जाता है। हमने देखा है पंजाब के जालंधर से भी ऐसी खबरें आई थी। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, झारखंड से भी। आखिरकार क्या ये सिर्फ डर है, खौफ है, या इसके पीछे अवेयरनेस की कमी है? जिस तरह से यहाँ पर हरजीत जी भी बता रहे हैं कि रिस्क जो है एक डेड बॉडी से इन्फेक्शन का बेहद कम है। क्या ये कम्युनिकेशन गैप है जो लोगों तक नहीं पहुंचा, और इस वजह से इस तरीके की स्थिति बनी हुई है हमारे समाज में? तो देखिए, अगर हम लोग इसको देखना चाहें तो ना सिर्फ यहाँ पर डर है कि कोरोना का संक्रमण उनको हो जाएगा, बल्कि कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ ट्रस्ट भी है। लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती है, पूरी जानकारी हमारे पास में नहीं है। इस वजह से वो बहुत ही रैंडमली बिहेव कर रहे हैं। और जब भी कभी इस तरीके से कोई सिचुएशन कभी पैदा हुई है, तो हम लोग ये जानते हैं कि लोग इस भयदोहन एक शब्द है हिंदी में, उसकी वजह से भी बहुत कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं।
लेकिन जो प्रवृत्ति है जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है, वो ये है कि त्वरित न्याय करना है। लोग कानून को अपने हाथ में लेने से बिल्कुल भी हिचक नहीं रहे हैं। जगह जगह पर खुद पुलिस और प्रशासन के साथ कॉन्फ्रंटेशनल मोड में है। तो मैं ये मानूंगा कि कहीं ये एक प्रशासन के खिलाफ और शासन के लिए भी एक डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा इसमें मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि लोग ये मान रहे हैं कि उन तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। लैक ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि लैक ऑफ ट्रस्ट तो तभी होता है ना जब कहीं ना कहीं डर बैठा होता है। तो विप्लव जी, डर या खौफ फैला कौन रहा है? फिर सवाल यहाँ पर आकर रुक जाता है। जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके के मैसेजेस आप पर भी आते होंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस, उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके का एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश होती है कि ये जो बीमारी है ये एक हवा है, किसी को हो गई तो ये गया, और अगर कोई ऐसा संक्रमित व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है तो हम भी गए। तो फिर आखिरकार ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस है या सोशल मीडिया है, इसकी भूमिका आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की भूमिका सिर्फ कोरोना से जुड़े मामलों में ही नहीं दिख रही है। ये तो पिछले कुछ वर्षों में हम लोग लगातार देखते रहे हैं, जिसमें मॉब लिंचिंग की घटनाएं जितनी भी हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की अफवाहों का, गलत सूचनाओं का हाथ रहा है। और जिसमें हाल में पालघर की एक दुखद घटना थी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अफवाह थी, कुछ लोगों के मन के डर थे जी। और लेकिन एक जो कॉमन बात है इन तमाम चीज़ों में कि ये सोशल मीडिया का मैसेज हो, व्हाट्सएप मैसेज हो, जैसा एक तो सौरभ जी कह रहे हैं कि एक मिसट्रस्ट है, अविश्वास है, भरोसे की कमी है। और दूसरी बात यह है कि हम सावधानी, सतर्कता में और डर में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीमारी है तो उससे लड़ना है। उस लड़ने के लिए लोगों का कई बार ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बहुत से लोग सहयोग कर रहे हैं। सेवा करने वाले, चाहे डॉक्टर हों या और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता हों, काफ़ी अच्छी भूमिका उनकी देखने को मिल रही है जगह जगह। लेकिन जो इंसान के मन में ये डर है वो उसको हिंसा की तरफ ले जा रहा है जी। और अगर आपको पता है कि बीमारी से लड़ना है, सावधानी सतर्कता बरतेंगे तो हम लड़ पाएंगे, ये एक तार्किक सोच इस तरफ ले जाती है। लेकिन एक तर्कहीन सोच जो है, तर्कहीन डर कि एक बीमारी है, खौफ है और अब क्या करें, तो ये जो एक आम तौर पे आप देखिएगा, साइकोलॉजी के हिसाब से भी अगर आप देखें तो डरा हुआ आदमी हिंसक हो जाता है। और वो डर जो है चूंकि तार्किक बुनियाद पे नहीं है वो, और ये तार्किक बुनियाद के बिना डर पैदा करने का सिलसिला वो एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट के तौर पे पिछले कुछ वर्षों में जो दिखाई दिया है समाज में, ये प्रवृत्ति जिस तरह से लगातार बढ़ती रही है कि एक अफवाह आई और मार दिया, एक अफवाह कहीं से सुनी और लोगों ने की भीड़ जुटी और किसी पे हमला कर दिया, किसी के नागरिक अधिकारों को रोक दिया, मानवाधिकार की बात करना नेगेटिव बात हो गई। ये जो सिलसिला पिछले कुछ वर्षों में चला है उसका खामियाजा एक बेहद नाजुक वक्त में देश में इस तरह की घटनाओं के तौर पे हमको देखने को मिल रहा है, जब एक दूसरे के साथ सहयोग करके, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने की जरूरत है। उस वक्त हम एक दूसरे के आपस में दुश्मन बन रहे हैं, लोग एक दूसरे को खतरा समझ रहे हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही कि डर जो है वो इंसान को वॉलेंट बना देता है, ना सिर्फ वॉलेंट बना देता है बल्कि ये डर, ये खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने मैथ्यू वर्गीस जी देखे हैं कि लोगों की रिपोर्ट्स नहीं आई, सिर्फ उनको संदिग्ध माना गया था, उससे पहले ही लोग इतने ज्यादा डर गए कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये जो केसेस है, पंजाब में बुजुर्ग कपल ने भी सुसाइड नोट छोड़ा, उसमें कहा कि कोविड की वजह से हम डरे हुए हैं और हम सुसाइड कर रहे हैं। कर्नाटक से ऐसी खबर आई, बेंगलुरु से खबर आई, आंध्र प्रदेश से खबर आई, यूपी से खबर आई। अब ये बताइए, चूंकि आप डॉक्टर हैं, बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि आखिरकार इसका मोर्टेलिटी रेट कितना है, ये फैटल कितना ज्यादा कितना कम है, कुछ फैक्ट्स इसके बारे में बताइए ताकि जो डर है वो खत्म हो सके, क्योंकि डर किसी भी चीज का इलाज हो ही नहीं सकता। मोटे तौर पे दो चीजें समझ लेनी चाहिए। एक बीमारी जो नई है, जिसकी समझ नई बन रही है, लोग भी देख रहे हैं, सबको पता है कि नया है, तो ये जो उनके मन में डर है कि डॉक्टरों को भी इसके बारे में पूरी तरह से नहीं मालूम, इसलिए उनमें डर ज़्यादा है। और जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हो सकता है कि पूरा नहीं हो सकता है कि पूरी जानकारी नहीं हो,
इसलिए उनके मन में डर है। तो ये जो डर है वो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई कर, और अगर आप देखेंगे कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि पिछले 1 सेंचुरी में देखी गई जिसमें कि पूरा जो है देश जो है स्टैंड स्टिल पे आ गया है, एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी एसेंशियल सर्विस के। तो उनको भी है कि ये तो कोई खास चीज़ है तभी ऐसा हुआ, नहीं तो ऐसा करते नहीं है, तो उनके दिमाग में है। लेकिन उसकी मोर्टेलिटी रेट कितनी है वो समझना ज़रूरी है। 0.5 माना जाता है ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि अगर आप दूसरी तरीके से इसको लें, 99.5 व्यक्ति इससे ठीक ठाक चले जाते हैं घर। अगर आपके बच्चे को 75% आ जाता है, आप कहते हैं डिस्टिंक्शन है, बहुत अच्छा है। 90% है तो बहुत ही अच्छा हो गया जी। यहाँ पे 99.5 व्यक्ति ठीक ठाक घर जा रहा है, ठीक होता है, लेकिन 0.5 व्यक्ति का संभावना है कि मरने का है। लेकिन कुछ ये भी समझने की जरूरत है कि ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट है, थोड़ी सी जो जनसंख्या जहां बुजुर्गों का ज्यादा है वहां मोर्टेलिटी ज्यादा जरूर है जी, उनमें हमें सतर्क जरूर रहना है। उनकी मोर्टेलिटी बताई जाती है कि 5 से 8%, कई बार 9% भी बताती है, डिपेंड करता है कि 70-75 से ऊपर है तो जी। और खास तौर पे इस एज ग्रुप में ये संभावना है कि उस व्यक्ति के डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर के और किडनी बीमारी, अदर बीमारी की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए उनकी मोर्टेलिटी ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो फिर आपको कुछ नहीं होगा। और जैसे कि आप चांसेस भी बता रहे हैं कि 95%, 99 आप बता रहे हैं कि केसेस में इंसान ठीक होकर चला जाता है। हरजीत जी, फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि जब मोर्टेलिटी रेट इतनी कम है तो फिर क्यों लोग डरे हुए हैं? एक यहाँ पर मैंने ICMR का भी, कल हेल्थ मिनिस्ट्री का भी मैंने सुना, वो कह रहे थे कि 80% केसेस तो ऐसे हैं जिसमें सिम्टम्स ही नहीं देखने को मिल रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रांग है? तो ये एक राहत की खबर के तौर पर क्या हम इसे देख सकते हैं? जी बिल्कुल, मतलब ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो नया आया है, जिसकी समझ अभी डेवलप हो रही है। सिर्फ क्योंकि ये नया आया है इसकी समझ डेवलप हो रही है, और अभी काफी हद तक इसकी समझ बन चुकी है। इसीलिए ये पैंडेमिक हो गया तो इसके बारे में बहुत ज्यादा टीवी पे डिस्कशंस होने लग गई, बहुत ज्यादा इसको लेके जो है बात होने लगी। एकदम से इसका इन्फेक्शन हुआ तो इसलिए ये लोगों तक ज्यादा पहुंच गया, वरना अदरवाइज ऐसी बात नहीं है कि और कोई इन्फेक्शंस पहले इंडिया में होते नहीं है। हमारे यहाँ पे तो कितनी सारी एंडेमिक कंडीशंस हैं। टीवी जो है वो भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, कितने सालों से हम लोग एंडेमिक हैं टीवी के लिए, हमेशा होता है, लेकिन उसको लेके लोग जो है ना कभी सतर्क होते हैं ना कभी सीरियस होते हैं। लेकिन ये बीमारी जिसका रिस्क भी अभी बहुत कम है, ना इसका कोई बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी भी नहीं है, और जो मोर्टेलिटी है भी वो भी बड़े स्पेशल एज ग्रुप में है, स्पेशल कंडीशंस में है। मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड कंडीशन के साथ रहते हैं, रिकवर भी अच्छे से हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी ये एक पैंडेमिक है, नई बीमारी है, इसके बारे में समझ बन रही है, तो इसकी वजह से मीडिया हाउसेस इसको इतना टाइम देता है, लोग वहीं से देखते हैं, डेथ्स डिस्कस होती हैं और डेथ्स देखते हैं कि भाई इतने हजार डेथ वहां हो गई, इतने वहां हो गई, लेकिन वो ये नहीं देखते कि मतलब 10 लाख लोगों में अगर कुछ लोगों की डेथ हुई है, उनके स्पेशल कंडीशंस में डेथ हुई है, तो इन चीजों को भी बैकग्राउंड में देखना चाहिए। तो ये अभी इसकी कंटेजियसनेस ज्यादा है, मतलब इन्फेक्शन करने की शक्ति ज्यादा है, लेकिन इसकी मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं है। इस चीज को लोगों को समझना चाहिए कि ये एक कॉमन फ्लू जैसा फ्लू इन्फेक्शन है, और कॉमन फ्लू में भी डेथ होती है। इसीलिए हमने चर्चा यहाँ पे रखी है कि लोग ये समझ सकें कि ये जो जंग है कोरोना से, जाहिर तौर पर वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, इसलिए आपके अंदर डर बैठ सकता है, ये लाजमी भी है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि इसमें 99% है आपके सही होने के। यहाँ पर विप्लव जी, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि टीवी का जिक्र किया हरजीत जी ने, टीवी से तो हर साल 4.5 लाख लोगों की मौत होती है, और टीवी को अगर हम देखें तो पहले तो इसे अछूत बीमारी माना जाता था। अब यहाँ पर जो इस तरीके की महामारी फैली है कोरोना वायरस, उसको भी एक समाज में जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि लोग जो हैं वो डॉक्टर पर हमला कर रहे हैं, लोग ये नहीं समझ पा रहे कि अरे हमारे लिए अगर कोई आ रहा है तो ये हमारी अच्छाई के लिए आ रहा है, हमारी जांच के लिए आ रहा है। तो ये अछूत जैसी जो भावना एक बार फिर निकल कर आई है। उस वक्त तो चलिए मान सकते हैं कि एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, यूनिवर्सिटी नहीं थी, साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, लेकिन अब तो हम टेक्नो वर्ल्ड में हैं, तो फिर ये स्थिति क्यों है? क्या ये स्थिति आपको अचंभित नहीं करती है?
देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था वही बात है कि लोगों के भीतर समाज के तौर पर एक दूसरे से जो जुड़ाव का स्तर होना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है, हम किसी को तकलीफ में देखते हैं, कष्ट में देखते हैं तो उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। ये एक मानवीय स्वभाव है, एक मानव स्वभाव का एक हिस्सा है। लेकिन जब एक प्रक्रिया लगातार ऐसी चलती है कि हम किसी की मदद करने से पहले ये देखेंगे कि वो हमारा अपना है या पराया है जी, अदर वाली जो फीलिंग है, जिसको बहुत बढ़ाया गया इस बीमारी के दौर में भी, इस तरह के नैरेटिव्स चलाए गए कि ये बीमारी फलां ने बढ़ाई है, इस समुदाय के लोगों ने जानबूझकर फैलाई है। अब ये जो भाव है, बीमारी से लड़ने के दौर में विवाद इस तरह के पैदा करना और एक नफरत बीमारी के दौर में, एक जो नफरत अपने आप में एक बीमारी है, उसकी वजह से भी ये इम्पैथी जो है, इम्पैथी का भाव कम हुआ है। और हम पुरानी बात कर रहे हैं कि पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी कम थी ज़रूर, और उसका उदाहरण जैसे एक कुष्ठ रोग था जिसको के प्रति लोगों में ऐसा ही भाव होता था, किसी को कुष्ठ रोग हो गया, सफ़ेद दाग भी हो गया तो उसको लोग बहिष्कृत कर देते थे। उसको मिटाने के लिए जो उस वक्त के हमारे देश के समाज के नेता थे गांधी, महात्मा गांधी ने खुद कुष्ठ सेवा शुरू की अपने हाथ से, ताकि लोगों के मन से ये भय निकल जाए और ये घृणा की भावना निकल जाए और वो उनको अपनाएं, उस बीमारी से लड़ने की तरफ सोचें, जिसकी वजह से आज भारत जो है वो कुष्ठ रोग से मुक्त है करीब करीब। तो ये जो अप्रोच है कि बीमारी हम सबकी साझा समस्या है जिससे हमें मिल करके लड़ना होगा, वो अप्रोच लाने की ज़रूरत है। और इस अप्रोच का बहुत ज़्यादा मैं शिक्षा के साथ, जो कथित शिक्षा है यानी जो तकनीकी पढ़ाई लिखाई है, इसके साथ बहुत ज़्यादा मैं जुड़ाव देख नहीं पा रहा हूँ। पढ़े लिखे लोगों में भी ये भावना है, वो वी एंड अदर दे वाली जो भावना है कि ये हम हैं और ये पराए हैं। आपने अपना दायरा इतना सिकोड़ लिया है कि जो डॉक्टर आपका दिन रात इलाज कर रहे हैं, उस इलाज के दौरान उनको बीमारी लगती है, उनकी मौत हो जाती है, उसके प्रति आपके मन में आभार का भाव आप अपने सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। लेकिन जब सामने वो व्यक्ति आता है, उसका शव आता है, तो सम्मान दिखाने की जगह आपके हाथ में लाठी आ जाती है। डर जो है वो आपको अमानवीय बना रहा है। और देखिए, समाज का परिभाषा यही है, हमसे बनता है। बिल्कुल। और हम का मतलब ये है कि ये जो संकट है ये हम सबका है, आपका और हमारा सिर्फ नहीं है। तो अपने और अपने परिवार की चिंता मत कीजिए, सबके आसपास जो भी लोग रहते हैं उनकी भी चिंता कीजिए। और आखिरकार ये जो स्थिति है, इससे डील कैसे करना है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details, contact 1800-300-26072. कोरोना से जंग के बीच कुछ ऐसी खबरें आई जो समाज के मोर्चे पर जाहिर तौर पर बहुत सारी चिंता बढ़ाती हैं। आपने देखा, हेल्थ वर्कर्स पर हमले हो रहे हैं, डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं। डॉक्टर्स और नर्स जिस सोसाइटी में रहते हैं उनको एंट्री नहीं मिलती है। कोई कोविड-19 का पेशेंट ठीक होकर चला गया है, उसको तक उनके सोसाइटी वाले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल मेरा आपसे सौरभ वाजपेयी जी ये है कि ये जो जिन्हें हम वॉरियर्स कह रहे हैं उन पर ही हम हमला कर रहे हैं, आखिरकार ये किस तरह की मानसिकता है, किस तरह का माइंडसेट है ये? देखिए, इसके पहले भी पूरी दुनिया के भीतर एशियन फ्लू, स्पेनिश फ्लू की हिस्ट्री मौजूद है। लोगों ने कमोबेश इसी तरीके से रिएक्ट किया है। अल्बर्ट कामू प्लेग के अंदर लिखते हैं कि समाज कितना अमानवीय हो जाता है इस तरीके की किसी भी त्रासदी के समय में। तो निश्चित रूप से ये एक मूल प्रवृत्ति है। जी, मूल प्रवृत्ति है आपका कहना है, लेकिन एक तरफ हम थाली थाली बजा रहे हैं हरजीत सिंह भट्टी जी, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, हम उन्हीं पर हमला कर देते हैं। तो आखिरकार जो डर अब लोगों के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग अमानवीय हो गए हैं, ये स्थिति से कैसे निपटा जाए? क्या इसका तरीका है, क्या इसका समाधान है? इसका समाधान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी रीच बहुत ज़्यादा है, लोगों तक पहुंचते हैं वो।
तो उनको जो है बहुत क्लियर मैसेज देना चाहिए जी। वो अपनी पॉलिटिक्स को अभी कुछ देर के लिए साइड रख के अगर क्लियर मैसेज लोगों को दें कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, लोगों से कैसे सिंपैथी दिखानी है, हेल्थ केयर वर्कर्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। ताली थाली से रिस्पेक्ट नहीं होती, उनको प्रॉपर बताना चाहिए कि कैसे उनको रिस्पेक्ट करनी है, ये मैसेज देना चाहिए। और कितने सारे मीडिया हाउसेस हैं, अभी आप ये देखिए कि अगर एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी थी कि किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप से ये फैल रहा है, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन इतनी स्ट्रांगली फैलाई गई कि आप ये देखिए कि आज अगर आप जनरल पब्लिक में किसी से पूछेंगे तो सबको उस मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। अगर मिस इन्फॉर्मेशन इतनी स्ट्रांगली फैलाई जाती है तो क्या एक सही इंफॉर्मेशन स्ट्रांगली नहीं भेजी जा सकती? भेजी जा सकती है अगर मीडिया हाउसेज और गवर्नमेंट इसको अच्छे से प्रोएक्टिवली इस पे काम करें। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर रोज एक अवेयरनेस की वीडियो, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चलो नहीं करते, लेकिन अगर वो अवेयरनेस की वीडियो अपनी बनाएं और उसी को वो जो है पब्लिक में भेजें। मीडिया हाउसेस जितने बड़े बड़े हैं, अगर वो रोज इसके बारे में अवेयरनेस, क्योंकि गांव देहात में आजकल हर जगह टीवी जाता है, वहां पे अगर इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि इससे कोई डेड बॉडी से कोई खतरा नहीं है, डायरेक्ट खांसने और छींकने पे आपके ऊपर जो है इन्फेक्शन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, और डेड बॉडी ना खांसती है ना छींकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि उनसे, डेड बॉडी से आपको कोई खतरा नहीं है। यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। विप्लव जी, ये समस्या बड़ी हो गई है कि कोरोना से लड़ें या फिर डर से और अंधविश्वास से लड़ें, इस समस्या का समाधान आपको क्या दिखता है? देखिए, समस्या का समाधान तो एक ही है, और वो ये है कि हमारे बीच में मन में ये बात साफ हो कि ये बीमारी हम सबकी साझा दुश्मन है, इससे हमें मिल कर के लड़ना है। और इस पूरी कोशिश के दौरान कोई भी अवैज्ञानिक, अतार्किक बातें जो सोशल मीडिया में फैलती हैं, घूम रही हैं, उन पर भरोसा करने की बजाय जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, वैज्ञानिक तौर तरीके हैं, उन पर सोचना होगा। और इसमें हमें यह भी देखना होगा कि इस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इस वक्त चुनाव मिलजुल करके इससे लड़ने में करना होगा या फिर आप बर्बादी की तरफ जाएंगे। मतलब मैं कड़ा शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं कि एक समाज जिसके सामने एक कॉमन समस्या हो, एक तो कोरोना की समस्या, कोरोना के कारण उपजने वाली आर्थिक समस्या, और उसको छोड़ करके हम अगर आपस में मोर्चे खोल लेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये भाव हमको समझना होगा। सौरभ जी के पास मैं जाना चाहूंगी, मैथ्यूज जी के पास जाना है, लेकिन सौरभ जी अपनी बात आप पहले रख लीजिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एक्सपेंशन है जी, उसके बाद हर तरीके की खबर लोगों तक पहुंचती है। जैसे हर मुद्दे का हम देखते हैं कि एक मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, वैसे ही कोरोना का भी एक मीडिया ट्रायल शुरू हुआ है, और उसमें लोगों तक वो खबरें भी पहुंच रही हैं जहां पर लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिल रहा, या दिल्ली के बाहर तमाम सारी ऐसी शिकायतें हैं कि उनको बेटर क्वारंटाइन फैसिलिटीज नहीं है, पानी नहीं है, उनको रोज के रोज खिचड़ी दी जा रही है। तो लोगों में डर है कि हमारे साथ बहुत खराब व्यवहार हो जाएगा अगर हमारा इंफेक्शन हुआ। तो एक तरीके से ये जो फैसिलिटीज के लेवल पर, जो तैयारी के लेवल पर भी एक बड़ी फेल्योर है। जब आप देर से जागते हैं तो फिर आपका हर काम हड़बड़ी में होता है। तो उस लेवल पर भी हमें जरूर बात करनी चाहिए कि शायद एक डर है लोगों के अंदर। कल भी 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक लड़की का उसकी माँ के साथ ट्वीट वायरल हुआ, और उसके बाद तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि क्या दिल्ली में भी कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनका इतना बुरा हाल है। तो ये असुरक्षा भी कहीं ना कहीं है लोगों के दिल में, और हमें समझना चाहिए। तैयारी हमें अच्छी करनी होगी और संवेदनशीलता के साथ हमें अपनी खबरें भी परोसनी होगी, ये भी आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मैथ्यू जी, मेरा आपसे सवाल है कि हम कैसा समाज बना रहे हैं जहाँ सिर्फ हम अपने और अपने परिवार की सोच रहे हैं, दूसरों के लिए बेफिक्री का रवैया है, समाज को प्रताड़ना, समाज जो है एक उनकी तरफ एक अलग निगाह से देख रहा है। तो क्या ऐसे टूटे डरे नफरत भरे समाज के साथ हम जंग लड़ पाएंगे कोरोना से? हमें ये समझना है कि जो ह्यूमन जो इमोशन है, जो डर वाला है, वो हमको आगे अपने इनसिक्योरिटी से और अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगाता है जी। हमारी एवोल्यूशन में अगर देखेंगे, एनिमल किंगडम में भी एक जानवर तभी अटैक करता है जब उसको डर है कि सामने वाला उसका नुकसान करेगा, तभी वो अटैक करता है।
तो जो वायलेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम फियर से, डर से, जो वायलेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इवोल्यूशनरी है, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो रहेगा। लेकिन जो एम्पैथी वाली फीलिंग जो बात हुई अभी, वो एम्पैथी तभी आती है जब हमें ट्रस्ट हो कि उससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला जी, और हमें मिलजुल के काम करने में ही सबका फायदा है। और ये तभी होगा जब आगे का जो इंफॉर्मेशन बेस है वो ट्रांसपेरेंट हो। हम चाहेंगे कि कोई भी ऐसा सरकारी मीडियम बने जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ट्रस्टवर्दी हो और रोज लोगों तक पहुंच पाए। रोज जैसे आपने बाहर के मुल्कों में देखा होगा, रोज शाम को या सवेरे कोई एक निश्चित समय पे प्रेस मीटिंग होती है जहां पे भी प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री या कोई मिनिस्टर वो साथ में अकेले कभी नहीं होते हैं। अगर आप ध्यान देखें इन सारे मीटिंग्स में हेल्थ एक्सपर्ट हमेशा होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मैं सब कुछ नहीं जान सकता हूं, दूसरा व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता है, एक्सपर्ट होते हैं, पैनल होते हैं। तो अगर कोई डाउट है तो एक्सपर्ट अपना डाउट क्लैरिफाई कर देता है। तो ये जो ट्रांसपेरेंट डेली इंफॉर्मेशन चैनल अगर लोगों के दिमाग में आज अच्छा है, अगर अच्छा इंफॉर्मेशन चाहिए, सही इंफॉर्मेशन चाहिए और ठीक तरीके से चाहिए जी, इस सरकारी चैनल पे इस वक्त आप ट्यून इन कर लो, आपको मैसेज मिल जाएगा। और जरूरी है कि ये मीडियम ट्रांसपेरेंट हो, ये नहीं कि छिपा छिपा के बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है। हरजीत जी, मेरे पास वक्त कम है, क्लोजिंग कमेंट आपसे संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। ये सिर्फ हमारे देश के अंदर नहीं है, हमने देखा कि क्यूबा एक बहुत छोटा सा देश है और जब वो शिप जहाँ पे सारे कोविड-19 के पेशेंट्स थे वो कोई भी उतारने के लिए तैयार नहीं था, तो क्यूबा सबसे पहले आगे आया। उसने कहा कि हम ट्रीटमेंट करेंगे और ब्रिटेन फिर वापस हम इस शिप को भेजेंगे। तो ये एक सिर्फ हमारे देश के सामने स्थिति नहीं है, दुनिया भर में ये डर है और ये डर, ये अफवाह को डील करने का आपके हिसाब से क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, एक क्लियर इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी पब्लिक तक कैसे पहुंचें, उन तक इंफॉर्मेशन को कैसे पहुंचाएं। क्योंकि अगर पब्लिक अपने आप सोचेगी, एक सोसाइटी में अपने आप कुछ धारणाएं बनेगी तो वो बहुत गलत होती हैं और उसको फिर और तरीके से भी मिस इन्फॉर्मेशन काफी सारे प्लेटफॉर्म से भी फैलाया जाता है जो हमारे सामने है। इसलिए सबसे बेस्ट तो ये रहता है कि जिसपे लोगों ने सबसे ज्यादा विश्वास किया वो सरकार रोज लोगों के सामने आए, एक क्लियर मैसेज लोगों को दे, तभी हम एक उम्मीद हो सकती है कि हाँ ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट एक क्लियर इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हैं और यही इंफॉर्मेशन हमें फॉलो करनी है, बाकी व्हाट्सएप और बाकी चीजों को नहीं फॉलो करना। और हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी मोर्चे पर उनकी तैयारी जरूरी है, अवेयरनेस लोगों तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और देखिए, ये भी जरूरी है कि अपनी सोच को आप वैज्ञानिक बनाएं और साथ ही अफवाह और जिस तरह की अंधविश्वास की तस्वीर सामने निकल कर आ रही है उससे भी हमारा समाज मुक्त हो। राजनीति में आज के लिए इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।